शॉर्ट कहानी मुंशी प्रेमचंद। जब रज्जा के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चले तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हुई। आए दिन रज्जा से बकझक होने लगी। रामू एक न एक बहाना खोज कर रज्जा पर बिगड़ता और उसे मारता और अंत को वह ही नई स्त्री ले ही आया। इसका नाम था दासी। चम्मई रंग का था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र, पीली शांगी। रज्जिया भला इस नवयौवन के सामने क्या वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। गिरते गिरते हुए चप्पल को चुनरियों से संभालने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने मर मर कर बनाया है, उसे सहज ही में नहीं छोड़ सकती। वह इतनी बेबस नहीं है कि घर छोड़ के जाए और दासी राज करे। एक दिन रज्जिया रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जा ला कर दो। रामू उसके दिन पहले दासी के लिए अच्छे से सुंदर लाया था। रजिया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपये नहीं थे। रजिया को साड़ी की उतनी चाह न थी जितने रामू और दासियों के आनंद में विघ्न डालने की। बोली, रुपये नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुनरी क्यों लाए? चुनरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियाँ लाते तो एक मेरे काम आ जाती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा, जो चाहूँगा करूँगा। तू बोलने वाली कौन? अभी उसके खाने खेलने की दिन है। तू चाहती है उसे अभी से नोच तेल की चिंता डाल दो। यह मुझसे न होगा। तू मुझे ओढ़न पहनने के साथ काम कर। भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए हैं? पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसकी डाह में पर दिन पड़ी रहती है। तो रुपये क्या आकाश से गिरते हैं? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़े ही दे दूंगा। रज्जिया ने कहा, तो मैं क्या उसकी लौंडी हूँ कि वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूं? इतने दिनों छाती फाड़ कर काम किया, उसका यह फल मिला तो अब मेरी बला काम करने आती है। जैसे रहूंगा वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी रहूंगी, नहीं अलग हो जाऊंगी। जो तेरी इच्छा हो कर मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज तेरे से गला छोड़ती हूँ, समझ लूंगी विधवा हो गई। रामू दिल में इतना तो समझता था कि यह गृहस्थ रज्जा की जोड़ी हुई है, चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए आकर्षण न होता। कुछ देर बाद वह जाकर रज्जा को मना लेता है, पर दासी की कूटनीति में कुशल थी। उसने गर्म लोहे पर चोटें जमाना शुरू। बोली, आज देवी जी किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुनरी के पीछे रज्जिया महाभारत मचाए हुए है, अब कहती है अलग रहूंगी। मैंने कह दिया, तेरी जरे इच्छा होकर। दासिया ने आंखें मटका कर कहा, यह सब नखरे हैं कि आकर हाथ पाँव जोड़े मनवा कर, और कुछ नहीं। चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिनों में आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ न बोलना, नहीं उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी तुम जानती हो वह कितनी घमंडिन है। वह मुंह से जो बात कहती है उसे करके छोड़ती है। रज्जिया को भी रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा न थी। वह जब पहले से सुंदर नहीं, इसीलिए रामू को उससे प्रेम नहीं। पुरुष चरित्र में यह कोई साधारण बात न थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इससे उसे विश्वास न आता। और यह घर उसी से पैसा जोड़कर बनाया, गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है, का लेन देन उसी से शुरू किया। इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले, इसीलिए तो औरख थक जाने पर एक टुकड़ी चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी। और आज इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी गई। रामू ने इतना भी नहीं कहा कि तू अलग नहीं रहने पाएगी, मैं या खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग न होने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है, हंसी ठट्ठा नहीं है। जो तो जब रामू को उसकी परवाह नहीं तो वह रामू को क्यों परवाह करे? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बेटे होते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते हैं? आज उसके लड़के जीते होते तो मजाल थी कि यह नई स्त्री लाते और मेरी यह दुर्गति करते। इस निर्दयी को मेरे ऊपर भी दया न आई कि नारी हृदय की सारी परवस्था पर इस अत्याचार से विद्रोह करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी नहीं कर सकती, फूस
होकर जलकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन रज्या एक दूसरे गांव में चली गई। उसने अपने साथ कुछ न लिया। जो साड़ी इस देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ आमोद विनोद कर रहा था। रज्या को जाते देख शायद वह समझ न सका कि वह चली जा रही है। रज्या ने यही समझा। इस तरह तो तोरों की भांति वह जाना भी न चाहती थी। वह दासी को उसके पति और उसके सारे गांव को दिखा देना चाहती थी कि वह इस घर से थैले की भी चीज नहीं ले जा रही है। वालों की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी न होगा। रामू उलट सबसे कहेगा, रज्या घर की सारी संपदा उठा ले गए। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। तुम्हारे घर की कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जाती। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे उसकी समझ में नहीं आया। उससे आशा न थी कि वह यूं जाएगी। उसने सोचा था जब वह घर ढोकर ले जाने लगी तब वह गांव वालों को दिखाकर उसकी सहानुभूति प्राप्त करेगी। अब क्या करे, दासिया बोली, जाकर गांव में ढिंढोरा पीट जाओ। यहाँ किसी का डर नहीं है। तू अपने घर से लाही क्या है जो लेकर जाओगी। रज्या ने उसकी मुंह न लागकर रामू से कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बात, फिर भी मुंह नहीं खुलता। मैं तो जाती हूँ, लेकिन दसो रानी तुम भी बहुत दिन ही करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता। वह बड़े बड़े घमंडियों को घमंड चूर कर देते हैं। दासिया ठंडा मारकर हंसी पर रामू ने सिर झुका लिया। रज्जिया चली गई। जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से मिला ही हुआ था। तो यहाँ के लोग उससे परिचित हैं। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनत, कैसी बात की सच्ची, यहाँ किसी भी से छिपा न था। रजिया को मंजूरी मिलने में कोई बाधा न आई हुई। जो एक लेकर दो काम करे उसे काम की क्या कमी। 3 साल एक रजिया से ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की गई, इसका बयान करने बैठे तो पोथी हो जाए। संजय के जितने मंत्र है, जितने साधन है, रजिया को खूब मालूम थे। फिर अब उसे लाग हो गई थी और लाग में आदमी की शक्ति का वारा पार नहीं रहता। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों उंगली दबाते थे। वह रामू को दिखा देना चाहते हैं, मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। वह परिधन नारी नहीं है, अपनी कमाई खाती है। रज्जा के पास पैसों की एक बच्ची जोड़ी है। रज्जिया उन्हें केवल खली भूखी देखकर नहीं रह जाती, रोज 2 रोटियों भी खिलाती है, फिर उन्हें घंटों सहलाती है। वे उसके कंधों पर सिर रखकर रोती और कहती, अब बेटे हो तो पति हो तो तुम ही हो, मेरी जाल अब तुम्हारे ही साथ है। दोनों बैल शायद रज्जिया की भाषा और भाव समझते हैं। वे मनुष्य नहीं बैल हैं। दोनों सिर नीचा करके रज्जिया का हाथ चाट कर उसे आश्वासन देते हैं। वे उसे देखते हैं, कितने प्रेम से उसकी ओर ताकते लगते हैं, कितने हर्ष के से कंधा जुगा कर रखवाते हैं और वैसे कैसा जी तोड़ काम करते हैं। यहाँ वे लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की है और उनके हृदय को अपनाया है। रज्जिया इस गांव की चौधराइन है। उसकी बुद्धि जो पहले नित्य आधार खोजती रहती और स्वच्छंद रूप से अपना विकास न कर सकती थी, अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उत्पन्न हो गई है। एक दिन रज्जिया घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने नहीं सुना चौधराइन रामू तो बहुत बीमार है, सुना है 10 लंगन हो गए हैं। रज्जिया ने उदासीनता से कहा, जुड़ी क्या? जुड़ी नहीं, कोई दूसरा रोग है। बाहर खाट पर पड़ा था। पूछा, कैसा जी है? रामू तो रोने लगा, बुरा हाल है, घर में एक ऐसा भी नहीं कि दवा दारू करे। दासिया के एक लड़का हुआ है, वह तो पहले भी काम धंधा न करती थी और अब तो लड़कोरी है, कैसे काम करने आए। अब सारी मार रामू के सिर जाती है। फिर गहने चाहिए, नई दुल्हन यूँ कैसे रहे। रज्जिया ने घर में जाते हुए कहा, जो पैसा करे, जो जैसा करेगा आप भोगेगा। लेकिन अंदर उसका जी न लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर आई और शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी। इस अंदाज से पूछना चाहती थी मानो उसे कुछ परवाह नहीं है, पर वह आदमी चला गया। रज्जिया ने पूर्व पश्चिम झाँकर देखा, वह न मिला। तब रज्जिया द्वार के चौखट पर बैठ गई। इसे वे शब्द आए तो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे। उस वक्त जलन में उसने शाप दिया था, अब वह जलन न थी।
समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी की यौवनावस्था अब ईर्ष्या के रोग योग्य नहीं, दया की योग्य थी। सोचा रामू को 10 लंघन हो गए हैं तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी न होगी। कुछ ऐसा मोटा ताजा तो पहले भी न था। 10 लंघन तो इतनी बिल्कुल भी गुला डाल होगा। फिर इधर खेती बाड़ी में भी ओटा ही रहा, खाने पीने को भी ठीक ठाक न मिला होगा। पड़ोसी की एक स्त्री ने आग लेने की बहाने आकर पूछा, सुना रामू बहुत बीमार है, जो जैसी करेगा वैसा पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपने बेरी को भी न निकाले। रज्जा ने टोका, नहीं दीदी, ऐसी बात न थी। वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं। मैं चली तो फिर सिर झुका लिया। दासियों के कहने में आकर वह जो चाहे कुछ कर बैठे हों। यूं मुझे कभी कुछ नहीं कहा। किसी की बुराई क्यों करूं? फिर कौन मर्द कैसे है और औरतों के बस नहीं जो आता। दासियों के कारण उसकी यह दशा हुई है। पड़ोसियों ने आग न मांग मुंह फेर कर चली गई। रजिया ने कलसा और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने गई। बेलों को इंसानी पानी देने की बोला और आ गई। फिर उसकी आंखों में रास्ते में और लग गई। जो मलसी रामू का गांव को जाता था, कोई उसे बुलाने अवश्य आ रहा होगा। नहीं, बिना बुलाए वह कैसे जा सकती है? लोग कहेंगे आखिर दौड़ी आई न। मगर रामू तो अचेत पड़ा होगा। 10 लंघन थोड़े नहीं होते। उसकी देह में था ही क्या? फिर उसे कौन बुलाएगा? दासिया को क्या गरज पड़ी है? कोई दूसरा घर कर लेगी। जवान है सो गाहक निकल आवेगी। अच्छा, वह आ तो रहा है। हाँ, आ रहा है। कुछ घबराहट सा जान पड़ता है। कौन आदमी है? इसे तो कभी मलसी में नहीं देखा। मगर उस वक्त से मलसी कभी न गई तो नहीं 2-4 नए आदमी आकर बसे रही रहे होंगे। चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलसा जगत पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली, रामू महतो ने भेजा है तुम्हें। अच्छा तो चलो, घर में तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, अभी मुझे कुछ देर है। बेलों को सानी पानी देना है, दिया बत्ती करनी है। तुम्हें रुपये दे दूँ? जाकर दासिया को दे देना। कह देना कोई काम हो तो बुला ले भेजे। बटोही रामू को क्या जाने, किसी दूसरे गांव का रहने वाला था। पहले तो छकराया, फिर समझ गया। ऐसे रजिया के साथ चला गया और रुपये लेकर लंबा हुआ। चलते चलते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उसका? बटोही ने अटकल से कहा, अब तो कुछ संभल रहे हैं। दसिया बहुत रो धो कर नहीं रही है। रोती तो नहीं, वह क्यों रोएगी? मालूम होगा पीछे। बटोही चला गया तो रजिया बेलों को सानी पानी किया, पर रामू की ओर लगा हुआ स्नेह स्मृतियाँ छोटी छोटी तारिकाओं में भांति मन में उदित होती जाती थी। जब वह बीमार पड़ी थी तब वह बहुत याद आई। 10 साल हो गए हैं। वह कैसे रात दिन उसके सिरहाने पर बैठा रहा था। खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों न चलकर देखी आवे। कोई क्या कहेगा? किसका मुंह है जो कुछ कहे? चोरी करने नहीं जा रही हूँ, उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ 15-20 साल ही रही हूँ। दासिया नाक सिकोड़ेगी, मुझे उससे क्या मतलब? रजिया ने किवाड़ बंद किए और घर मंजूरी को सहेजा और रामू को देखने चली गई, कांपती झिझकती क्षमा का दान लिए हुए। रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई है और वह चाहे कितना जोर करे, कितना ही सिर खपाए, उसकी स्फूर्ति कभी नहीं आती। दासी सुंदर थी और शौकीन और कुहड़ थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाए ठाए शुरू हुई। खेती की उपज का कम होने लगी और जो होती भी थी वह उटपट खर्च होती थी। ऋण लेना पड़ता था। इसी चिंता और शौक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और शुरू में कुछ परवाह न की। परवाह करके भी क्या करता? घर में पैसा न थे। ताइयों की चिकित्सा ने बीमारी की जड़ और मजबूत कर दिया और आज 10-12 दिन से उसका दान पानी छूट गया था। मौत के इंतजाम में खाट पर पड़ा रहा था और अब वह दशा हो गई थी कि जब हम भविष्य निश्चित होकर अतीत में विश्राम करते हैं, जैसे कोई गाड़ी और आगे रास्ता बंद पाकर पीछे लौटे। रजिया को याद करके वह बार बार रोता और दासी को कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसके घर से निकाला। वह क्या
कर गई। लक्ष्मी चली गई, मैं जानता हूँ बुलाओ तो दौड़ी आएगी, लेकिन बुलाओ किस मुंह से। एक बार आ जाती और उससे अपने अपराध क्षमा कर लेती, फिर मैं खुशी से मरता। और लालसा नहीं है। सहसा रजिया से आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा जी है तुम्हारा? मुझे तो आज हाल मिला। रामू ने सहज से नेत्रों से उसे देखा, पर कुछ कह न सका। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और हाथ जुड़े ही रह गए और आंख उलट गई। घर में पड़ी थी और रजिया रोती थी। दारिशा चिंतित थी। घर में रुपये का नाम नहीं, लकड़ी तो चाहिए थी। उठाने वाले भी जलपान करेंगे ही, कफन के बगैर लाश उठेगी कैसे? 10 से कम का खर्च न था। यहाँ घर में 10 पैसे भी नहीं। डर रहती थी कि आज गहन आफत आई है। ऐसी कीमती भारी गहने ही कौन थे? किसान की विरासत ही क्या? 2-3 नंग बेचने से 10 मिल जाएंगे, मगर और हो क्या सकता है? उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, यह बेड़ा कैसे पार ला? कोई थैले का भी विश्राम करने वाला नहीं। मेरे गहने हैं, चौधरी से कहो इन्हें गिरे रखकर आज का काम चलाए, फिर भगवान मालिक है। रजिया से क्यों नहीं मांग लेती? सहसा रजिया आंखें पूछती हुई आ निकली, कान में भनक पड़ी। पूछा, क्या जोखू, क्या सलाह कर रहे हो? मिट्टी उठाओगी की सलाह की बेला है? हाँ, उसी का सरंजाम कर रहा हूँ। वैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमार भी में खर्च हो गए होंगे। इस भी बेचारी को तो विष मझधार में लाकर छोड़ दिया। तुम लपक कर उस घर चले जाओ, भैया कौन दूर है, कुंजी लेते जाओ। मंजूरी से कहना भंडार से 50 रुपये निकाल दे, कहना ऊपर की पटरी पर रखे हैं। वह तो कुंजी लेकर उधर गया। इधर दासिया राजू के पैर पड़ गई कर रोने लगी। बहना पे ये शब्द उसके हृदय में पेट कर गए। उसने कहा, देखा रजिया में कितनी दया, कितनी क्षमा। रजिया ने उसे छाती से लगा कर कहा, क्यों रोती है बहन? वह चला गया, मैं तो हूँ, किसी बात की चिंता न कर। इसी घर में हम और तुम दोनों उसके नाम पर बैठेंगे। मैं वहाँ भी देखूंगी, यहाँ भी देखूंगी। धाम पर भी बात नहीं क्या? कोई तुझसे गहने पाते मांगे तो मत देना। दासिया का जी होता था कि सिर पटक कर मर जाए। इसे उसने कितना जलाया और कितना रुलाया और घर से निकाल कर छोड़ा। रजिया ने पूछा, जिसके रुपये हैं उस सूरत उसे मुझे बता देना, मैं झगड़ा नहीं रखना चाहती हूँ। अच्छा, दुबला क्यों हो रहा है? दासिया बोली, मेरे दूध होता ही नहीं। गाय जो तुम छोड़ गई थी वह मर गई, दूध नहीं पाता। रामा रामा बेचारी मुरझा गया है। मैं कल ही गाय लाऊंगी, सभी गृहस्थी उठा लाऊंगी। वहाँ क्या रखा है? लाज से उठी रजिया उसके साथ गई और दाह कर्म किया। बोझ हुआ, कोई 200 रुपये खर्च हो गए, किसी ने से मांगना न पड़े। दासिया के जौहर भी इस याग की आंच में निकल आए, विलासीन सेवा की मूर्ति बन गई। रामू को मरे 7 साल हुए और रजिया घर संभालते हुए दासिया को वहाँ सौत नहीं बेटी समझती है। पहले उसे पहना कर तब आप पहनती है, उसे खिलाकर आप खाती है। जो खूब पढ़ने जाता है उसकी सगाई की बातचीत पक्की हो गई। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता है। दासिया ने कहा, बहन गहने बनवा कर क्या करोगी? मेरे गहने तो धीरे ही हैं। रजिया ने कहा, नहीं री, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी तो मेरा हाथ चलता है। जब थक जाऊं तो जो चाहे करना, तेरे अभी पहनने ओढ़ने की दिन है, तू अपने गहने रहने दे। नाइन ठकुराइन सहोती करके बोती, आज जोखू के बाप होते तो कुछ और ही बात होती। रजिया ने कहा, वे कहीं नहीं, जो मैं तो हूँ वो जितना करते उसका कर दूंगी। जब मैं मर जाऊं तब कहना जोखू का बाप नहीं है। ब्याह के दिन दासिया को रोते देखकर दासिया ने कहा, बहू तुम क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीती हूँ, क्या घर तुम्हारा जैसे नहीं चाह रहो? एक रोटी दे दो बस, और मुझे क्या करना है? मेरा आदमी मर गया, तुम्हारा तो अभी जीता है। दासिया ने उसकी गोद में सिर रखा और खूब रोई। जीजी तुम मेरी माता हो, तुम न होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती? घर में तो चूहे लौटते, उसके राज्य में मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज्य में मिला, मैं सुख से ही नहीं रोती हूँ। भगवान की दया की है कहाँ और कहाँ यह खुशहाली। रजिया मुस्कुराकर रो दी।